डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों की। इससे पहले अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार और उनके भौतिक गुण, इनकी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण और इनके उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। देखो, रासायनिक गुण जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, अम्ल के या क्षार के, तो ज़्यादा नहीं होते, हम 2-4 ही पढ़ते हैं, उतने ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं हम। तो रासायनिक गुण हमारा पहला जो रहेगा, देखो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। रासायनिक गुण का मतलब ये है कि हम जिस पदार्थ के या जिस यौगिक के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं वो किसी अन्य यौगिक के साथ में क्रिया करके क्या क्या नए यौगिक बनाता है, यानी नए प्रोडक्ट, नए उत्पाद बनाता है। तो हम कहीं ना कहीं तक नए यौगिकों को बनाना सीखते हैं रासायनिक गुण के अंदर। अब रासायनिक गुण में जिसके हम रासायनिक गुण पढ़ रहे होंगे उसे किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन रहेगा, पहली जो हमारी क्रिया रहेगी वो रहेगी धातु के साथ क्रिया। दिख रहा है बेटा? धातु के साथ क्रिया। अब देखो, कोई भी जो अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है वो हम समझने वाले हैं। अम्ल जो होते हैं ये धातु के साथ क्रिया करके, नीचे लिखते हैं ना, अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो क्या बनाते हैं ये फाइनली प्रोडक्ट? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अगर लिखने की बारी आती है तो आप लिखेंगे अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, वो भी सक्रिय धातु होंगे। ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में, आप अभी सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे 10th क्लास में, 12th में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। तो जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं वो अम्ल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हर एक धातु जो होगा है ना, वो अम्ल के साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, लेकिन जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं वो क्या करेंगे, वो आपके अम्ल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने अम्ल ले लिया H2SO4। कौन सा ले लिया? H2SO4। नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे हमने Zn धातु यानी जिंक धातु के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो उस कंडीशन पर ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बनेगा वो भी हम समझने वाले हैं। देखो, यहाँ का जो Zn होता है ये SO4 के साथ में जाएगा। क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा, आपको पता है अगर हम Zn की जब बात करते हैं तो Zn पर +2 चार्ज होता है और SO4 पर -2 चार्ज होता है। तो ये माइनस जो होता है यहाँ के प्लस के साथ में जाकर के ऐड हो जाता है, क्योंकि ये आयन जो H2SO4 होता है ना, इसके आयन ब्रेक होंगे किसमें? H प्लस में, जो कि H के 2 मॉलिक्यूल होंगे, H प्लस के यहाँ पर 2 आयन होंगे, है ना। तो ये H प्लस क्या करता है, इससे अलग हो जाता है SO4 से, और ये SO4 जब अलग हो जाता है तो इसे किसी के साथ रहने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये Zn के साथ चला जाता है, तो हमारा बन जाता है ZnSO4, है ना। तो Zn SO4 बना एक,
ये लवण होता है और साथ ही साथ में जो H प्लस था ना 2H प्लस, ये H2 गैस के रूप में अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, ये H2 हाइड्रोजन गैस। तो जब आप अम्ल की क्रिया धातु के साथ में कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी हाइड्रोजन गैस वहाँ मुक्त होती है। साथ ही साथ में आपका लवण बनता है, क्या बनता है, लवण बनता है। नाम क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। जिन बच्चों को मैंने इनके नाम बता दिए, जिंक होता है, ये हाइड्रोजन सल्फेट इसे बोल सकते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब इसका कॉमन नाम होता है, ठीक है। अब देखो किसी भी कंपाउंड का नाम करना है तुम्हें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करना है तो आयन पता होंगे तो ईजिली आप कर पाएंगे, है ना। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कमेंट करके बताएं कि सर नहीं पता है, तो हम ट्रिक बताएंगे आपको कि इनके नाम कैसे याद करने हैं, आयन कैसे याद करने हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, आपकी कमेंट आती हैं तभी हम बताएंगे। तो धातु के साथ क्रिया समझ आ गया। आपको क्या याद रखना है कि कोई भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, साथ ही साथ में लवण बनेगा, ठीक है। लेकिन वही धातु क्रिया करेंगे जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे या विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरी रिएक्शन में हम इसकी क्रिया कराएंगे कार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है, कार्बोनेट के साथ क्रिया। कार्बोनेट अपने आप में कोई कंप्लीट कंपाउंड नहीं होता है। कार्बोनेट अपने आप में एक आयन होता है जो किसी दूसरे आयन के साथ में जुड़ करके एक कंप्लीट कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, कार्बोनेट यहाँ पर बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों से एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बोनेट के साथ में वही हमें मिलेगा बाइकार्बोनेट के साथ में। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। बाइकार्बोनेट होता क्या है वो हम इधर बता देते हैं। बाइकार्बोनेट हमारा होता है CO3-2, ठीक है। ये हमारा जो आयन होता है CO3-2, ये हमारा कार्बोनेट होता है। अगर इसके साथ में हमारा CO3 के साथ में H लग जाता है तो एक माइनस हो जाता है कम, और ये हमारा बाइकार्बोनेट कहलाता है। तो HCO3- और CO3-2, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट। क्लियर है बात। अब ये चाहे वो बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, ये कंप्लीट आयन तो नहीं है। यहाँ पर तो लिखा हुआ आपने कार्बोनेट के साथ क्रिया, लेकिन ये क्रिया करते हैं हमारे कंपाउंड के साथ में, यानी कि कार्बोनेट किसी मेटल के साथ में या धनायन के साथ में जोड़ करके कंप्लीट कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ पर आपका हो सकता है Na2CO3 के साथ में क्रिया, ठीक है ना। तो अब बनेगा क्या वो हम समझ लेते हैं। देखो बाइकार्बोनेट के साथ में जब भी वो अम्ल क्रिया करता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, प्लस क्या मिलेंगे बेटा, जल मिलेंगे, मतलब जल के अणु मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलेंगे। रिएक्शन हम समझते हैं। सबसे पहले हम अम्ल लेंगे, ठीक है ना। अम्ल मान लो हमने HCl हाइड्रोजन क्लोराइड नाम होता है ले लिया। इससे हमने किसके साथ में रिएक्ट कराना है, कार्बोनेट आयन के साथ में, मतलब कार्बोनेट कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोनेट आयन अवेलेबल रहेगा। तो कार्बोनेट आयन में हम ये वाला कंपाउंड ले सकते हैं Na2CO3। नाम क्या होता है सर इसका, तो नाम सोडियम कार्बोनेट, एरोसाइन। अब क्या होगा, सेम। सबसे पहले देखो जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की या इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात आती है तो उन्हें ब्रेक करना आना चाहिए। कंपाउंड को ब्रेक करना आ रहा होगा तो आप रिएक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसकी जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होता है, ये Na प्लस में और CO3
-2 में ब्रेक होता है। नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लस यहाँ के माइनस के साथ में चला जाएगा और ये वाला इसके साथ में चला जाएगा, है ना। तो हमारा ये बन जाएगा H2CO3। हमारा क्या बनेगा, H2CO3। ये अनस्टेबल होता है लैब के अंदर, जो बहुत ही जल्दी टूट जाता है आपका H2O और CO2 में, ठीक है। और बाकी ये NaCl तो बनेगा ही हमारा। तो हमारा क्या बन गया, एक तो बन गया NaCl और जो मेन प्रोडक्ट हैं वो हमारे हैं H2O, या पहले CO2 लिख लो, अच्छा CO2 प्लस H2O, है ना। आगे पीछे आप लिखते हैं, जैसे अभी हम लिखने वाले थे यहाँ पर H2O, चाहे आप यहाँ H2O लिख लें, यहाँ H2O लिख लें, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा रहता है, लेकिन अगर आप आगे पीछे भी लिखते हैं तो गलत नहीं कर सकता है टीचर, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो पहले क्या होता है ये है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है अवक्षेप या सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ होती है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होती है वो लिखनी होती है, उसके बाद जो गैस फॉर्म में होती है वो लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैस फॉर्म पहले लिख गया है, लिक्विड फॉर्म बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा NaCl जो कहीं ना कहीं तक सॉलिड हो जाएगा बाद में, हम जब इसे अलग करेंगे तो ये हमारा पहले लिखा हुआ है। ठीक, बात आ गई समझ या नहीं आई? क्लियर। अब देखो, जब आप लैब के अंदर बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ में बनती हैं। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें एक साथ में बनती हैं। जो गैस होती है वो तो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, वायुमंडल में ऊपर जाने लगती है, तो वो अलग हो जाती है। जो भी हमें विलयन मिला हुआ है अलग अलग, जैसे यहाँ पर Na और मतलब NaCl नमक का और H2O यानी जल का और CO2, ये तीनों का मिक्सचर मिलेगा, है ना। अब जो जल के अंदर ही NaCl अवेलेबल रहेगा, चलो वो बात की बातें, अभी तो प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं, मतलब हम बता रहे थे आपको। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अलग ऐसा है, नमक अलग बन रहा है, जल अलग बन रहा है और धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन रहा है। नहीं, वो एक ही में ही बनता है। धुआं हल्का होता है, यानी जो गैसें हल्की होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, हवा से हल्की होती हैं वो। तो कार्बोनेट आयन के साथ में जब अम्ल को क्रिया कराते हैं तो फिर हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ ही साथ में हमें लवण भी प्राप्त होता है, नाम नमक होगा इसका। क्लियर है बात? एनी डाउट? ओके। तो एक रिएक्शन तो होगी धातु के साथ क्रिया, तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने एक पॉइंट बताया हुआ था, आपको ये याद रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु होते हैं वही क्रिया करेंगे अम्ल के साथ में। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में सेम वही रिएक्ट होता है, ठीक है ना। यानी जो कार्बोनेट के साथ में होगा वही बाइकार्बोनेट के साथ में होगा। अम्ल कार्बोनेट के साथ में क्रिया करके CO2 और H2O बनाता है। रिएक्शन कैसे हुई समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ आई है दोबारा प्ले करके देख लें, मतलब बैक जा करके थोड़ा 3-4 मिनट का जो भी है बैक जाएं थोड़ा और फिर देख लें दोबारा से। अगर आपको रिएक्शन करना ही नहीं आती है तो कम ही चांस है कि आपके समझ आए। अब हम आगे बात करेंगे अगली रिएक्शन की, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लेना और साथ ही साथ में चाहे तो आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। हम इसे हटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे।